अच्छा, आज हमने स्टार्ट करनी है जावास्क्रिप्ट, ऐसे ही है ना। Yes. कल हमने अंडरस्टैंड किया था कि जावास्क्रिप्ट पढ़नी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है जी। और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ऐसे ही है ना। Yes. और पहले मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर की सबसे बेसिक चीज़ जिस पे कंप्यूटर चलता है उसको हम कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्या कहते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। फिर मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर को चलाने के लिए मेजर चीज़ जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही हैं। हमने बस ये सीखना कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी किस तरह जाती हैं, ठीक है। पहले मैंने आपको पुराना सिनेरियो बताया था कि जब कंप्यूटर न्यू आया था तब हम इसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते थे थ्रू बाइनरी लैंग्वेजेस, जब बाइनरी कोड, ठीक है। मतलब हर काम करवाने के लिए कोई ना कोई कोड होता था, ठीक है। उसके थ्रू हम इसको इंस्ट्रक्शंस देते थे, ठीक है। फिर थोड़ा सा ज़माना बदला, लोगों की डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंड करते हुए उन्होंने इसको इजी किया और इन्होंने एक नई लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की, असेंबली लैंग्वेज। कौन सी? असेंबली लैंग्वेज, जिसमें इन्होंने न्यूमेरिक वर्ड्स को, न्यूमेरिक मतलब नंबर्स को शिफ्ट कर दिया इंग्लिश लाइक कैरेक्टर्स में, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम फिर भी वही था कि क्योंकि इसमें बस इतना से कि चेंजेस हुआ था, उसमें नंबर से इसमें ABC आ गए, ठीक है। लेकिन शुरू में लोगों को ये बहुत सिंपल भी लगा, ठीक है, और लोगों ने काफ़ी इसकी तरफ रुजू किया, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर स्टिल अंडरस्टैंड सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही करता था, ठीक है। फिर अभी तक कंप्यूटर की ये लैंग्वेज कोई चेंज नहीं कर सका, ठीक है। कंप्यूटर अभी भी 0-1 की ज़ुबान ही समझता है, ठीक है। अच्छा, फिर ये सिनेरियो बदले कैसे? असेंबली लैंग्वेज उन्होंने जब इंट्रोड्यूस की ना, इन्होंने बाइनरी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज के दरमियान एक असम्बलर रख दिया। क्या रख दिया? असम्बलर। जो क्या करता था, असेंबली लैंग्वेज के कोड लेता था ह्यूमन से, उसको शिफ्ट करता था मशीन लैंग्वेज में और वो कंप्यूटर को देता था, ठीक है। एक स्टेप इन्होंने दरमियान में रख दिया, कौन सा? मिडल वेयर असम्बलर, ठीक है। अच्छा, फिर जब AI का दौर आया 2000 में, ठीक है, टेक्नोलॉजी और एडवांस हुई, इन्होंने असेंबली लैंग्वेज के अगेंस्ट एक नया कंसेप्ट निकाला, हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सी? हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें वो लैंग्वेज आई जो आजकल हम बहुत सुनते हैं, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, गो, कोटलिन, C++, C#, स्विफ्ट, ये सारी लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। मतलब ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। और ह्यूमन के मतलब जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, उन्हीं पे ये बनाई गई है, सही है। अच्छा, लेकिन कंप्यूटर फिर भी अंडरस्टैंड क्या करता था? सिर्फ 0-1 के, ठीक है। जितनी अपनी काम को आसान करते जाएंगे उतने अंदर स्टेप्स मज़ीद इंक्रीज़ होते जाएंगे, ठीक है। अब जब उन्होंने ये कंसेप्ट निकाला ना, फिर उन्होंने दरमियान में एक और कंपाइलर रखा, ठीक है, जो क्या करता था, आपका हाई लेवल लैंग्वेज का कोड लेता था, उसको कंपाइल करता था किसमें? असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता था कि आपकी सारी इंस्ट्रक्शंस को इंग्लिश लाइक करैक्टर्स में तब्दील किया जाता था। फिर वो इंग्लिश लाइक करैक्टर्स असेंबलर के थ्रू तब्दील किए जाते थे बाइनरी लैंग्वेज में, फिर वो कंप्यूटर को दिए जाते थे। ये इतना बड़ा सिनेरियो, इतने स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते थे, ठीक है। अभी भी यही चल रहा है। अगर सर वैसे अगर और कोई लैंग्वेज आ जाती है उसमें भी कंपाइलर आएगा कि उसको कन्वर्ट करेगा? नहीं, लैंग्वेजेस तो यही आएगी ना हाई लेवल लैंग्वेजेस में। हाँ, वो इसी तरह अब ये स्टेप बस इंक्रीज हुआ है। हाँ, कोई बढ़ते जाएंगे आपके यही लैंग्वेजेस कोई और आ जाए ना, हाई लेवल लैंग्वेजेस के अगेंस्ट कोई और लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस हो जाए, फिर उनके लिए भी हम एक कंपाइलर दरमियान में रखें। लेकिन अभी जितनी भी लैंग्वेजेस आ रही हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस के बिलोंग कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने के बाद हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस को कैटेगराइज किया था कि कितनी है, हम कौन सी पढ़ेंगे। अच्छा, फिर हमने क्या किया था, इनको यहाँ पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, ऐसे ही है ना। मैंने आपको बताया था कि हमारी सॉफ्टवेयर की फील्ड में कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। हमारे सॉफ्टवेयर की ना एक्चुअली 3 ही बेसिक मेजर सॉफ्टवेयर हैं जो दुनिया में यूज़ होती हैं, एक वेब, एक मोबाइल, एक डेस्कटॉप। ये आप खुद भी अपना कर सकती हैं। आप नोट करें, आपने आज तक कौन कौन से सॉफ्टवेयर चलाएँ, या मोबाइल ऐप्स, या लैपटॉप पे, या तो वेबसाइट्स, या अदरवाइज़ ये VS कोड वगैरह, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ये 3 ही मेजर सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो भी हम बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए बिग रिसोर्सेज, बहुत रिसोर्सेज चाहिए, हैवी रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। हमारे सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं कोई बड़ी स्मार्ट में या कैलकुलेशन के लिए, वो भी हम वो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमने डिवाइड किया था कि वेब में कौन सी यूज़ होती हैं, डेस्कटॉप में कौन सी यूज़ होती हैं, और मोबाइल लैंग्वेजेस में कौन कौन सी यूज़ होती हैं, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था ये ऐसा नहीं है कि 100% है, ये सम सॉर्ट, कोई 10% यूज़ होती है, कोई 100% यूज़ होती है, कोई 70% यूज़ होती है, ठीक है। फिर हमने देखा था कि ह्यूमन जो है ये हमेशा इसी
मतलब इसी ख्वाहिश में काम करता है कि मुझे एक चीज़ सीखनी पड़े और उसी से सब कुछ हो, ठीक है। इस चीज़ को हमने देखते हुए हमने लैंग्वेज सेलेक्ट की थी जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है, जो हमारे लिए वेब में भी आ रही थी, डेस्कटॉप में भी आ रही थी और मोबाइल लैंग्वेज में भी आ रही थी, ठीक है। तो हमने तय किया था हम इसी में जाएंगे, सही है। अच्छा, अब फिर मैंने आपको ये जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट ये दोनों ना प्रीटी मच दोनों लैंग्वेजेस सेम है, ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इनकी मैंने आपको कल एक वो भी दिखाई थी, जावास्क्रिप्ट वर्सेस टाइप, ये मैंने आपको इमेज भी दिखाई थी, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था कि टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट के ऊपर लिखी हुई लैंग्वेज है, ठीक है, मतलब समझो एक्चुअल जो लैंग्वेज है ना वो टाइपस्क्रिप्ट है। आप शुरू से सुनते आए हो जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट इज नथिंग, ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट इज अ मेजर लैंग्वेज इन कंप्यूटर फील्ड, ठीक है, सही है। जावास्क्रिप्ट उसके अंदर का सब शेल है, ठीक है, उसमें इतने कंट्रोल्स नहीं है जितने टाइपस्क्रिप्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर इस डायग्राम में ना बहुत सी चीज़ों को वाज़ेह किया, अगर आप इसको गौर से देखते ना। लेकिन सर हमने जावास्क्रिप्ट किसी से सुना है तो जावास्क्रिप्ट का ही सुना है। हाँ, ऐसे ही है, लोगों ने जावास्क्रिप्ट को क्यों लिया मैं आपको बताता हूँ। टाइपस्क्रिप्ट जब आई ना, इसमें लोगों को इशू क्या आ रहा था कि जो काम घंटे में होने वाला है ना वो 5 घंटों में होता था। क्यों? क्योंकि हर चीज़ की टाइप डिफाइन करनी पड़ती है, ठीक है, जो कि लोगों को बड़ा मुश्किल लगा, सही है, क्योंकि हम ह्यूमन है ना, हम चीज़ से बहुत जल्दी अक जाते हैं, ऐसे ही है ना। हमें कोई ऐसा काम बार बार रिपीटेड करना पड़े ना, हम कहते हैं यार छोड़, ऐसे ही है कि नहीं। इसलिए उन्होंने क्या किया, इस लोगों की मुश्किलात को आसान करने के लिए ना टाइपस्क्रिप्ट से एक लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। उसमें उन्होंने ये जो टाइप्स का सिनेरियो था ना कि यूज़र को टाइप्स डिफाइन करने में मुश्किल आ रही थी, उन्होंने वो टाइप्स सारी ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा ह्यूमन जस्ट अपना काम करे, डायरेक्ट कोई टाइप्स नहीं डिफाइन करनी, ठीक है। इसलिए लोगों के लिए ये आसानी लगी और लोगों ने जावास्क्रिप्ट को हाइप दे दी, सही है। लेकिन एक्चुअल में टाइपस्क्रिप्ट ही लैंग्वेज है, हम फ्यूचर में काम करेंगे टाइपस्क्रिप्ट में करेंगे। मतलब हम वेरिएबल्स बनाएंगे, हर वेरिएबल की एक टाइप डिफाइन करेंगे कि इसमें नंबर आ सकता है, इसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आएगा या इंटीजर आएगा, इस तरह की टाइप्स वगैरह डिफाइन हम करेंगे। हम सीएसएस में एलिमेंट को नाम शो करते हैं, इसी तरह कोई टाइप नहीं, थोड़ा सा चेंज होगा वो जब हम, मैं डायरेक्टली टाइपस्क्रिप्ट से क्यों नहीं शुरू किया, मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर मैं डायरेक्टली टाइपस्क्रिप्ट से जाता आपने भाग जाना था, ठीक है। इसलिए जावास्क्रिप्ट है क्योंकि ये ह्यूमन जल्दी अंडरस्टैंड कर सकता है और यूज़र फ्रेंडली भी है, इसलिए हम स्टार्टिंग जावास्क्रिप्ट से लेंगे, फिर एंड पे 2-3 दिन निकाल लेंगे, उसमें टाइपस्क्रिप्ट को भी कवर करेंगे। दोनों प्रीटी मच सेम है, आप अपनी सीवी में भी दोनों लिख देना, जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं आएगा उसमें। अच्छा, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया है, एक फ़ोल्डर बना लिया जावास्क्रिप्ट का, सही है। अब मैंने क्योंकि क्लासेस पढ़ानी है ना, तो मैं इसमें से ये ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पर फोल्डर बना लूँगा क्लास 1, सही है। और इसको इसके अंदर आके शो मोर ऑप्शन में जाके ओपन विद कोड कर लेना आपने। मेरा VS कोड, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, मतलब जितनी भी कोडिंग होती है ना वो सारी इसी के अंदर हम कर सकते हैं, सही है। मतलब एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, जिस तरह हम HTML की फ़ाइल बनाते थे ना, index.html, नाम मैटर नहीं करता कंप्यूटर की दुनिया में, एक्सटेंशन मैटर करती है। एक्सटेंशन वो चीज़ है जिससे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम अंडरस्टैंड करता है कि मैंने किस फाइल को किस ब्राउज़र में किस सॉफ्टवेयर में ओपन करना है, ठीक है। अगर मीडिया टाइप एक्सटेंशन होगी तो वो उसको मीडिया सॉफ्टवेयर में ही ओपन करेगा, अगर ब्राउज़र टाइप एक्सटेंशन होगी उसको ब्राउज़र्स में ही ओपन करेगा, ठीक है। जिस तरह हम HTML की फ़ाइल बनाते थे वो हमेशा उसको ब्राउज़र में ओपन करता था, ठीक है, या मोज़िला माइक्रोसॉफ्ट में या फिर क्रोम में, सही है, डिपेंड करता है आपका कौन सा डिफ़ॉल्ट है। अच्छा, इसी तरह हम क्या करेंगे, जिस तरह हम .html एक्सटेंशन रखते थे ना, अब हम एक्सटेंशन रखा करेंगे जावास्क्रिप्ट, ठीक है। नाम जो मर्जी रख लें, मैं रख लेता हूँ स्क्रिप्ट, ठीक है, और .js इसकी एक्सटेंशन होगी। कंप्यूटर के फाइल सिस्टम में फ़ाइल कंप्लीट करनी है तो फाइल नेम विद एक्सटेंशन, जिसके साथ एक्सटेंशन नहीं होती वो क्या होता है, वो फोल्डर होता है, ठीक है। आप एंटर करेंगे ये फाइल बन गई, सही है। अच्छा, सबसे बेसिक चीज़ जावास्क्रिप्ट में हमने ये कल डिस्कस किया था कि इस जावास्क्रिप्ट को हम रन कैसे कर सकते हैं, हम रन कैसे कर सकते हैं, कैसे करते थे। लेट्स सपोज यहाँ पर ना ये वो प्लेस होगी जहाँ पर मैं अपनी इंस्ट्रक्शंस लिखूँगा। मैंने आपको बताया था ना शुरू में कि कंप्यूटर जस्ट कुछ भी नहीं है, एक मशीन है जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे काम करती है। सोचो अगर मैंने किसी ह्यूमन से काम लेना है तो मैं उसको इंस्ट्रक्शंस दूंगा ना,
सेम वो चीज़ इसमें है। मशीन एज अ ह्यूमन है मेरे पास और मैं इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि ये करना है, वो करना है, ये करना है, ठीक है। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हम ये लैंग्वेज सीख रहे हैं, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक इंस्ट्रक्शन मैंने कल लिखी थी, मैंने आपको कहा था अभी इसको इस लाइन को याद कर लें, ठीक है। अभी इस पर ना जाइएगा कि ये चीज़ क्या है, मुझे अंडरस्टैंड नहीं है, ठीक है। अभी इतना समझ लें कि जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ होता है, सही है। ये जब आप थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, फिर आपको इसकी सही समझ आएगी ये कंसोल डॉट लॉग है क्या, सही है। इसमें कंसोल का भी एक मतलब है, डॉट लगाने का भी एक मतलब है। प्रोग्रामिंग है ना, इसमें कोमा लगाया तो कोमा का भी एक मतलब है, सही है। हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक है, वो हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पर लेट्स सपोज लाइन नंबर 1 में मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिखी है, सही है। अब एक इंस्ट्रक्शन लिख दी है, ये इनपुट फॉर्म है, ठीक है। इसकी आउटपुट देखनी है ना, तो इसकी आउटपुट देखने की दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप इसको VS कोड में यहाँ ना टॉप पे एक ऑप्शन, ये 3 डॉट्स आ रहे हैं ना, इस पर क्लिक करोगे और टर्मिनल में जाओगे, सही है। अच्छा, टर्मिनल में चलाने के लिए ना आपके पास कौन सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, Node.js का, सही है। इस सॉफ्टवेयर को आप क्या करोगे, डाउनलोड भी कर लेंगे और इंस्टॉल भी कर लेंगे। हमारे पास पड़ा ही होगा क्योंकि हमने काफ़ी इस पर काम किया हुआ है। अच्छा, अब टर्मिनल में हम दोबारा करेंगे या आपके पास पड़ा हो? आपने चेक कर लेना है कि अगर आपसे पहले पड़ा हुआ है, वो कैसे करेंगे, CMD में जाके लिखेंगे Node-v। अगर तो ये वर्जन दे रहा है इसका मतलब Node.js इंस्टॉल है, अगर नहीं दे रहा तो इसका मतलब इंस्टॉल नहीं है, दोबारा इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब पहला तरीका है जावास्क्रिप्ट को चलाने का टर्मिनल के थ्रू, ठीक है। टर्मिनल में चलाना है तो आपने लिखना है नोड, क्या लिखना है, नोड, और आगे स्पेस दे के फाइल का नेम विद एक्सटेंशन, ठीक है। फाइल का नेम क्या था, स्क्रिप्ट, वही मैंने लिखा है, ठीक है। एंटर करूँगा तो यहाँ पर देखो ये मेरी आउटपुट है इस इंस्ट्रक्शन की, सही है। ये पहला तरीका था जावास्क्रिप्ट को रन करने का। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ पर, एक तो तरीका ये है ना इसकी आउटपुट देखने का टर्मिनल में, एक और तरीका है कि आप यहाँ पर इसकी आउटपुट देख लो ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। किसके अंदर, इस तरह के ब्राउज़र के अंदर। अब ब्राउज़र मैंने आपको बताया ब्राउज़र सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, वो है HTML, ठीक है। उसने हमेशा HTML को ही रेंडर करना है, वो जावास्क्रिप्ट को रेंडर नहीं करता, सही है। अब अगर मैं ब्राउज़र में इसको देखना चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है ब्राउज़र में देखने की, तो मैं पहले ब्राउज़र जिसको अंडरस्टैंड करता है उसकी फ़ाइल बनाऊँगा HTML, ठीक है। और इसमें Shift 1 प्रेस करके ये बॉयलर प्लेट ले लूँगा, ठीक है। और यहाँ पर ला के मैं अपनी जावास्क्रिप्ट को लिंक करूँगा, सही है। स्क्रिप्ट का टैग होता है, उसमें सोर्स का एट्रीब्यूट पास करेंगे और ये अपना पाथ देंगे और जावास्क्रिप्ट को लिंक कर देंगे, सही है। अच्छा, और यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे लर्निंग HTML जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, अब आप इस HTML को गो लाइव करो। गो लाइव, यहाँ पर ये चल रहा है ना। अब जावास्क्रिप्ट की आउटपुट देखनी है, आप यहाँ पर राइट क्लिक करोगे और इंस्पेक्ट करोगे। इस साइड बार को थोड़ा एक्सपेंड करोगे ना, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा है कंसोल का, सही है। यहाँ पर देखो आपको आपकी इंस्ट्रक्शन की आउटपुट आ रही है जो हमें टर्मिनल में आ रही है, सही है। ये दो तरीक़ों से आप जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हो, समझ आ गई इसकी। अब हम 1 स्टेप आगे चलते थे। ये तो होगी पुरानी स्टोरियाँ जो हमने कल भी की थी, ये मैंने रिवाइज इसलिए की हैं क्योंकि, ठीक है। अच्छा, रिकॉर्ड हो रहा है। अब हमने क्या करना है, जिस तरह लेट्स सपोज आप इंग्लिश सीखते हो, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज आपने सीखनी है, इंग्लिश सीखनी है, उर्दू सीखनी है, कोई भी, आप क्या करते हो, पहले उसके अल्फ़ाबेट सीखते हो, ABC, या उर्दू सीखनी है अलिफ बे पे, अगर मैथ सीखना है तो 1 2 3 काउंटिंग सीखते हैं, ऐसे ही है ना। मतलब हर लैंग्वेज को सीखने के लिए उसकी छोटी छोटी चीज़ें आप क्लियर करते हो, ऐसे ही है ना। इसी तरह ये जो लैंग्वेज है ना, इसको भी सीखने के लिए पहले हम इसके छोटे छोटे करैक्टर्स बनाना सीखेंगे, ठीक है। अब इंग्लिश की लेट्स सपोज हम एग्जांपल ले लें। इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश सीखने के लिए पहले आपको लेटर्स सिखाए जाते हैं ABC, ऐसे ही है ना। फिर उन लेटर्स को मिलाकर आप वर्ड बनाना सीखते हो, ऐसे ही है। वर्ड्स लिखना सीखते हो, ऐसे ही। फिर उन वर्ड्स को मिलाकर आप लाइन्स लिखना सीखते हो, ऐसे ही है। फिर लाइन्स को मिलाकर आप पैराग्राफ्स लिखना सीखते हो, ऐसे ही है कि नहीं।
और पैराग्राफ मिला के आपने ऐसे लिखने शुरू कर दिए। ऐसे ही सेम इसी तरह हम इस जावास्क्रिप्ट में करेंगे। हम इसमें छोटे छोटे करैक्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उन करैक्टर्स को मिलाकर लाइंस लिखना सीखेंगे, ठीक है, वर्ड्स लिखना सीखेंगे, वर्ड्स मिलाकर लाइंस लिखेंगे और लाइंस मिलाकर एक पूरा प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। पैराग्राफ को यहाँ पर प्रोग्राम किया, सही है, ठीक है, समझ आ गई। जो कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है ना यहाँ पर, उसको प्रोग्राम कहते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अच्छा सर अब हम HTML हमने पढ़ी, उससे मुझे पता स्ट्रक्चर बनता है, CSS पर इसके स्टाइलिंग की, जावास्क्रिप्ट पर है ये किस लॉजिक के लिए ये क्लिक किस देखो तरह HTML है ना, अगर आप सोचो ना, सिर्फ इतना सोचो ना कि HTML से सिर्फ काम होता है स्ट्रक्चर, CSS से डिज़ाइनिंग होती है, सही है, जो मैंने आपको बताया। अब सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना, डिज़ाइन करना मकसद नहीं होता, उसमें रूह भी तो डालनी है ना। सोचो अल्लाह पाक ने हमें बनाया है, अल्लाह पाक सिर्फ हमारा स्ट्रक्चर बना देते, डिज़ाइन कर देते, हम चल सकते थे? नहीं चल सकते। हम चल तभी सकते थे हमारे अंदर रूह होती है। ऐसे इसी तरह हम अपनी रूह बनाएंगे सॉफ्टवेयर में थ्रू जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब ये वेबसाइट है ना, यहाँ पर ये बैकग्राउंड में मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कोड के आ रहे हैं आइकन्स, ये किस तरह ऊपर को जा रहे हैं, ट्रांसलेट कर रही हैं जावास्क्रिप्ट के। ये यहाँ पर टेक्स्ट बार बार रिपीट हो रहा है थ्रू जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इस तरह की ना बहुत सारी लॉजिक्स होती हैं जो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हैंडल करते हैं, ठीक है। अब एक सॉफ्टवेयर का सिर्फ फ्रंट एंड ही तो नहीं ना होता, ऐसे ही है ना, मतलब सिर्फ अच्छा दिखाना तो नहीं है ना, उसका बैक एंड भी करना है, जहाँ पर सारी उस सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी वगैरह होगी, उसकी डाटा बेसिस भी करनी है। ये बैक एंड और डाटा बेसिस ये HTML में नहीं लिखे जाते, ये जावास्क्रिप्ट में लिखे जाते हैं, सही है, किसी ना किसी प्रोग्रामिंग में, सही है। इस वजह से हमारी ये प्रोग्रामिंग पढ़ने का मेन मकसद है वो ये है, सही है, हम फ्रंट एंड भी पढ़ सकें और बैक एंड भी कर सकें और डाटा बेसिस के साथ भी खेल सकें, सही है, समझ आ गई। मतलब रूह डालना, अगर सिंपल लफ्ज़ों में कहें तो अपनी काम के अंदर रूह डालना है, सही है, जान डालना। अच्छा, अब हम सबसे बेसिक चीज़ इसकी पकड़ लेते हैं जावास्क्रिप्ट की। मैंने आपको बताया ना, छोटे छोटे लेटर्स बनाने से शुरुआत करेंगे, सही है, फिर उनको मिलाकर प्रोग्राम्स लिखेंगे। अच्छा, अब जावास्क्रिप्ट में जो सबसे बेसिक चीज़ है ना, सबसे बेसिक चीज़ वो ये, उसको हम कहते हैं वेरिएबल्स। क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? हमें पता है कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरीज होती हैं, कौन कौन सी? रैम एंड रोम, ऐसे ही है ना। अब हम रोम में तो बहुत डाटा स्टोर करते हैं, ऐसे ही है ना। दोनों में फ़र्क क्या है रैम और रोम में? रैम टेम्परेरी है, रोम परमानेंट है, ऐसे ही है ना। अब मुझे बताएं, दोनों काम क्या करते हैं? डाटा स्टोर करते हैं, ऐसे ही है ना, डाटा स्टोर करते हैं, ऐसे ही। आपने रोम में तो डाटा बहुत बार स्टोर किया है, ऐसे ही है ना। कभी रैम में डाटा स्टोर किए? होता है। फिर एक और भी क्वेश्चन प्रोड्यूस होता है कि ये दो क्यों है, एक क्यों नहीं? मतलब सिर्फ रोम क्यों? परमानेंट नहीं होता है, डेटा हो जाता है। वो एक साइड पे है। चलो हम हार्ड डिस्क की ले लें, ठीक है। अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि रैम जो है वो CPU को ऑप्टिमाइज रखती है, ऐसे ही है ना। और CPU को ऑप्टिमाइज तो SSD भी रखती है, सही है। फिर रैम का यहाँ पर क्या रोल है? सही है। हाँ, दो क्यों है, एक क्यों नहीं? रोम जो है ना, रोम मैं आपको बताऊं, ये फाइल्स है ना मेरी, ये मैं सिस्टम बंद करके दोबारा भी चलाऊंगा ना, ये यहाँ पर ही रहेंगी। क्यों? ये मेरी रोम के अंदर स्टोर है, हार्ड के अंदर स्टोर है, ठीक है, परमानेंट स्टोरेज। लेकिन जो रैम होती है ना, रैम, वो उसमें भी डाटा स्टोर होता है, लेकिन टेम्परेरी, ठीक है। मतलब मैंने ये फाइल एक्सप्लोरर ओपन किया, ये फाइल रैम में क्रिएट हो गई, जैसे इसको बंद किया ये रैम से डिलीट हो, ठीक है। रैम जस्ट रखी जाती है आपके सिस्टम को उसकी स्पीड को मेंटेनेंस करने के लिए, उसकी CPU को ऑप्टिमाइज रखने के लिए, सही है। लेकिन हम टाइम कोई वीडियो वॉचिंग करते हैं, सिस्टम बंद कर देते हैं, लेकिन जब ओपन करते हैं वो वहाँ से शुरू हो जाती है। ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। वहाँ से यूट्यूब नहीं, लैपटॉप जब भी आप बंद करते हो वो दोबारा रिस्टार्ट पे सारा क्लीन हो जाता है, ठीक है। आप सही से बंद नहीं करते हो, ऐसे ही वो आप स्लीप मोड पे लगाते हो, ठीक है। वो आप बंद नहीं होता, वो स्लीप मोड पे होता है, ठीक है।
वो इसमें फिर आपके टैब जहाँ पर रुके होते हैं ना वहाँ से चलने स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अगर प्रॉपर बंद करो ना, दोबारा ओपन करोगे सब कुछ क्लीन होगा, सही है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे, अच्छा आप लैपटॉप परचेज़ वगैरह करने जाते हो, आपने उससे स्पेस पूछते हो, ऐसे ही है ना, रैम कितनी है, रोम कितनी है, ऐसे ही है ना, वो आपको बताता है इसमें रोम है 500 GB। कभी उसको ये कहते सुना है कि इसमें 500 GB रैम है? नहीं। हम एक ये भी क्वेश्चन है कि रोम हम इतनी लगाते हैं 1 TB 2 TB, लेकिन उसके मुकाबले में रैम इतनी कम क्यों रखते हैं, 16 GB 32 GB क्यों? रोम में हमने अपना डेटा स्टोर करना होता है ताकि हम फ्यूचर में भी नहीं यूज़ कर सकें। वो होता है कि फिर हमने सिस्टम चलाया, उस पर काम किया। रैम जो है ना, रैम ये सिर्फ रखी जाती है सिस्टम की परफॉर्मेंस को बरकरार रखने के लिए, ऐसे अच्छा रखने के लिए, सही है। और ये टेम्परेरी भी है, सही है। इस वजह से इसको हम हार्ड की निस्बत बहुत कम लगाते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये टेम्परेरी होती है ना, इसमें परमानेंट डाटा स्टोर ही नहीं होना, ठीक है, इस वजह से भी ये मतलब इसकी मिकदार थोड़ी होती है और रोम की निस्बत, सही है। लेकिन एक चीज़, रोम में जितनी भी फाइल्स पड़ी हुई हैं, जैसे लेट्स सपोज ये मेरी फाइल्स हैं, ये पड़ी किस में है, रोम में, ऐसे ही है ना मेरी हार्ड के अंदर, लेकिन ये रन रैम में होती हैं। रन कहाँ पे होती हैं? रैम में। बस स्टोर हुई होती हैं किस में? रोम में, लेकिन रन कहाँ पे होती हैं? रैम में। लेट्स सपोज मैंने ये फाइल चलाई ना, index.html में आया, ये फाइल रैम के अंदर स्टोर हुई, ठीक है। जैसे इस फाइल को मैंने बंद किया, ये रैम से डिलीट हो, सही है। मतलब आपकी फाइल्स बस रखने के लिए रोम है, चलाने के लिए रैम, समझ आ गई। और इसका फंडा भी हमने समझ लिया कि इसको मिकदार इसकी थोड़ी क्यों रखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ टेम्परेरी है और हमारी स्पीड को ऑप्टिमाइज रखने के लिए, सही है। अच्छा, फिर एक और चीज़ हम यहाँ पर टीआर ड्रा में जाते हैं और रैम को डिज़ाइन करते हैं। समझो ये मेरी एक रैम है, सही है। और रैम में क्या होता है, या लेट्स सपोज समझो ये एक रैम है, सही है। अब रैम में सोचो अगर हम डायरेक्टली डाटा डालना शुरू करते हैं, सही है, ये नट्स डाल दिए, ये सब कुछ डाल दिया। अब स्टोर की एग्जांपल ले लो, ठीक है। स्टोर में अगर हम नट्स भी इसी तरह फेंकते जाएं, सामान इसी तरह फेंकते जाएं, तो हमें मिलेगा टाइम पे? नहीं मिलेगा, रश लग जाएगा, मिक्स होंगी चीज़ें, ऐसे ही है ना। इसी तरह अगर मैं सारा डाटा इसी तरह इस रैम में डालता रहूँगा तो मुझे मिलेगा कभी? नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा, डिफ़िकल्टी है, ऐसे ही है ना, डाटा मिसमैच होगा। फिर होता क्या है, रैम में ना ये डाटा को कंसिस्टेंट रखने के लिए ना उन्होंने रैम को एक शेप इंट्रोड्यूस की रैम की। वो किस तरह की होती है, अगर मैं यहाँ पर डिज़ाइन करूँ, इसको इग्नोर करना, मेरी ड्राइंग नहीं इतनी अच्छी है, ठीक है। मेन मकसद डिज़ाइन का नहीं है, कंसेप्ट समझाना है, ठीक है। इन्होंने ना रैम को ये शेप दी, सही है। इन्होंने कहा कि रैम ठीक है, आपके हार्डवेयर को कंसिस्टेंट रखती है, सीपीयू ऑप्टिमाइज करती है, ठीक है। लेकिन अगर आप रैम में भी डाटा जो टेम्परेरी तो रहना है, लेकिन उसमें ऐसे ही फेंकते जाओगे तो वो तो सारा काम ख़राब हो जाएगा, सही है। इन्होंने क्या किया, रैम की जितनी भी प्लेस थी ना उसको इस तरह के छोटे छोटे बॉक्सेस में शिफ्ट किया, ठीक है। इस तरह के छोटे छोटे बॉक्सेस में शिफ्ट किया। इन्होंने कहा कि अब डाटा आप इन बॉक्सेस के अंदर रखो ताकि ये कंसिस्टेंट रहे, सही है, आपको डाटा फाइंड करने में आसानी हो, ठीक है। जैसे स्टोर की एग्जांपल लो, अगर स्टोर में हम बेतहाशा डालते रहें सामान, मुश्किलें हमारी बढ़ेंगी, ऐसे ही है ना। इसकी बजाय अगर मैं पूरा ऑप्टिमाइज़ करके रखूँ कि ये चीज़ यहाँ पे रखनी है, ये चीज़ यहाँ पे रखनी है, कपड़े यहाँ पर रखने हैं, नट्स यहाँ पे रखने हैं, तो मुझे फाइंड करने में आसानी होगी कि नहीं होगी ना। सेम काम इन्होंने रैम में किया, इन्होंने ये छोटे छोटे खाने बना दिए, ब्लॉक्स बना दिए। इन्होंने कहा आपका डाटा इसमें जाए। अब यहाँ पर हर बॉक्स का ना एक साइज़ है, हर बॉक्स का एक साइज़ है, काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्स बहुत होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको इसकी सिनेरियो समझाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ना हर बॉक्स का एक साइज़ होता है, क्या होता है? साइज़।
अब आपको पता है इसको हम रैम को मेमोरी भी कहते हैं, है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। लेकिन क्वेश्चन ये रैंडम, आपने ये तो सुना है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते क्यों, ये भी तो समझना है कि नहीं। सही है, एक तरीका होता है कि आपने एक बटन दबाया, चैनल चेंज हो गया। एक तरीका ये समझना है कि वो चैनल चेंज हुआ है तो हुआ कैसे। सही है, हाँ, पीछे का सिनेरियो समझ लें। ओके, ऊपर से नहीं देखना, ठीक है। है एक रीड ओनली मेमोरी रोम रोम हमने डिस्कस किया तो है। ROM। अच्छा, अब हमें पता है मेमोरी में कितनी तरह के होते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स। जिस तरह है ना, लेट्स सपोज हमने दही खरीदना है, हम कहते हैं 2 किलोग्राम दे दो, ऐसे ही है ना। उसके बाद अगर हमने बोतल लेनी है पेप्सी वगैरह कोला, तो हम कहते हैं 1 लीटर, ऐसे है ना। हर चीज़ को मेयर करने के लिए क्या होती हैं, यूनिट्स। इसी तरह इन मेमोरी को भी इन्होंने मतलब डिवाइड करने के लिए ना, मेयर करने के लिए इन्होंने भी यूनिट्स इसके निकालने हैं। सही है, वो यूनिट्स कौन कौन से हैं हमें पता है। पहला इसका सबसे छोटा यूनिट होता है बिट, ऐसे है कि नहीं, ऐसे ही है ना। सबसे छोटा यूनिट होता है बिट। यही 8 बिट को मिलाए ना तो ये बन जाता है 1 बाइट, ऐसे ही है। इसको ध्यान से समझना, 8 बिट को मिलाएं तो बन जाता है 1 बाइट। अच्छा, अगर हम 1024 बाइट मिलाएं ना तो ये बन जाता है 1 KB। कितना बन जाता है, 1 KB। सही है, 1 किलोबाइट्स। अगर हम 1024 किलोबाइट्स मिलाएं ना तो ये बन जाता है 1 मेगाबाइट्स। क्या बन जाता है, 1 मेगाबाइट्स, ठीक है। अगर हम 1024 मेगाबाइट्स मिलाएं ना तो ये बन जाते हैं 1 GB, ठीक है, 1 गीगाबाइट। इसके बाद 1024 GB मिलाएं तो ये बन जाते हैं 1 टेराबाइट। सही है, समझ आ गई कि नहीं। अच्छा, अब लेट्स सपोज सोचो एक मेमोरी सेल, एक ब्लॉक का जो साइज होता है ना, ये होता है 1 बाइट। कितना होता है, 1 बाइट। मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ बिट्स होंगे, 8। अच्छा, अब लेट्स सपोज मैंने कोई इमेज ओपन की, वो इमेज भी कहाँ पे स्टोर होनी है, मतलब स्टोर तो मेरी हार्ड ड्राइव में होगी, लेकिन उसको रन कहाँ पे करना है, रैम में। मतलब वो भी यहाँ पर किसी ना किसी ब्लॉक में आके बैठेगी। अब सोचो मेरी इमेज तो है 1 MB की, जबकि एक बॉक्स का साइज़ कितना है, 1 बाइट। ऐसे ही ना। फिर होता क्या है, उसका जितना भी साइज़ होता है ना आपकी फाइल का, उसको ना छोटे छोटे मतलब उसके ब्लॉक्स में शिफ्ट किया जाता है, डिवीजन की जाती है उसकी, ठीक है। मतलब अगर उसकी 1 MB है ना, जब 1 KB है उसका साइज़, फिर होगा क्या, उसका कुछ पार्ट इस ब्लॉक में रख दिया जाएगा, कुछ इसमें रख दिया जाएगा, कुछ इसमें रख दिया जाएगा, कुछ इस तरह। मतलब नंबर ऑफ ब्लॉक्स में उसको डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर फाइल का साइज 1 बाइट से ऊपर जाता है, समझ आ गई इतनी, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये तो था मेरी छोटी सी रैम मैंने एक बनाई है। अब अगर हम एक ब्लॉक का साइज 1 बाइट भी लें तो ये कितने बनती हैं, 1 2 3 4 4 2 8 12 16 20 24 28 एंड 32 सेल हैं, ऐसे ही है ना, 32 इसमें बाइट्स हैं। अब सोचो अगर 8 GB के, ये तो था छोटी सी मैंने रैम बनाई जिसमें है 32 बाइट्स, सही है। अगर 8 GB की रैम है, उसमें कितने नंबर ऑफ बाइट्स होंगे, हाँ 8 GB अगर हमारे पास रैम है 8 GB की, उसमें नंबर ऑफ बाइट्स कितने होंगे। अगर मैं बाइट्स की बात कर रहा हूँ तो समझो 1 सेल 1 बाइट, सही है। अब हमने ये देखना है कि 8 GB रैम के अंदर कितने ये सेल होंगे, ठीक है। करें शुरू। हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं कैलकुलेटर, सही है। ये कैलकुलेटर ओपन कर लें आप। हमने क्या किया था, हमारे पास है 8 GB की रैम, सही है। इसको मल्टीप्लाई कर दें 1024 MB से, किससे, 1024 MB से। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दें 1024 KB से, सही है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दें 1024 बाइट से, ठीक है। ये नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं जो 8 GB रैम के अंदर होंगे, समझ आ गई। अगर मैं आपसे कहता हूँ 8 टेराबाइट की रैम है, फिर क्या करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1024 GB से,
फिर 1024 MB से, फिर 1024 KB से, फिर 1024 बाइट से। समझ आ गई? अब 8 GB रैम के अंदर इतने बॉक्सेस होते हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस, सही है? समझ आ गई? अच्छा, अब होता क्या है, अब अक्सर औकात आप देखते हो कि आपका सिस्टम हेल्ड हो जाता है, वर्किंग नहीं करता, ऐसे ही है ना? ऐसा क्यों होता है? नहीं, रैम में ये जो बॉक्सेस होते हैं ना, बॉक्सेस, सोचो 8 GB रैम थे, उसमें कोई ये जितने भी बॉक्सेस आ रहे हैं, मुझे नहीं, मैं बंद भी कर दिया है, जितने भी बॉक्सेस आ रहे थे वो सारे जब फिल हो जाते हैं ना, सारे फिल हो जाते हैं, तब आपकी रैम हेल्ड हो जाती है, आपका सिस्टम हेल्ड हो जाता है, ठीक है? उसमें क्या होता है, आपके सारे रैम के बॉक्सेस फिल हो जाते हैं, सही है? ऐप हम बंद करते हैं फिर। हाँ, फिर जब आप टैब क्लोज करना और शुरू करते हो, फाइल्स बंद करते हो, फिर आपका सिस्टम प्रॉपर वर्किंग में आता है, वो इसी वजह से। समझ आ गई इसकी? ठीक है। अच्छा, अब हमने देखना है ये जो प्रोग्रामिंग का डाटा होता है ना, प्रोग्रामिंग वगैरह का, ये सारा का सारा स्टोर होता है रैम के अंदर। किसमें? रैम के अंदर। फाइल तो जारी बात है रोम के अंदर ही होंगी, लेकिन वो जब रन होगी उसका डाटा रैम में स्टोर होगा। अब रैम में डाटा स्टोर होता किस शेप में, ये समझ, ठीक है? इतना तो हमने देख लिया, ब्लॉक्स की शेप में स्टोर होना है और 1 ब्लॉक का साइज 1 बाइट है, ठीक है? और अगर 1 बाइट से ऊपर जाता है तो लेट्स सपोज ये ग्लास है ना, इसका साइज है 1 बाइट, ठीक है? अगर मैं इसमें 1 बाइट से ज़्यादा वाटर डालता हूँ, क्या होगा? बाहर आएगा, ठीक है? ऐसे ही है ना, ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक? फिर मैं क्या करूँगा, एक और ग्लास ऐड करूँगा इसमें, ऐसे ही है ना, फिर आधा पानी उसमें डालूँ, ऐसे ही है, उसमें भी ज़्यादा होगा, फिर एक ग्लास ऐड करूँगा, उसमें डालूँगा। सेम सिनेरियो ये मेमोरी में होता है, ठीक है? एक बॉक्स के अंदर डाटा नहीं फिल हो रहा, वो उनकी छोटी छोटी वो ओवरफ्लो होता है, ठीक है? मतलब इस बॉक्स के अंदर जितना आ सकता है वो इसमें रहता है, फिर बाकी जो होता है अगले बॉक्स में चला जाता है, ठीक है? इस तरह ये फैलते जाता है। समझ आ गई इसकी? ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया प्रोग्रामिंग का सारा डाटा रैम में स्टोर होता है, हमने रैम में डाटा स्टोर करना सीखा, ठीक है? अब रैम में जो डाटा होता है ना, वो स्टोर होता है वेरिएबल्स की शक्ल में। किसमें? वेरिएबल्स की शक्ल में। मैं आपको बताता हूँ, ये समझो, ये एक इमेज है, सही है? इसमें इन्होंने ये रैम डिज़ाइन किया, ऐसे ही ना, ये आपको ये छोटे छोटे बॉक्सेस तो नहीं नज़र आते, आपको तो एक पूरी शेप ही नज़र आती है, ऐसे है ना, लेकिन एक्चुअल में रैम में इस तरह के ना छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं, ठीक है? इनको हम वेरिएबल्स भी कहते हैं, सही है? समझ आइए? मतलब होते तो बॉक्सेस या मेमोरी सेल इनको कहते हैं, लेकिन इनके अंदर जो डाटा स्टोर होता है ना, उसको हम वेरिएबल ज़्यादा कंसिडर करते हैं। समझ आ गई? होता तो इसको, एक बॉक्स को क्या कहते हैं? मेमोरी सेल। क्या कहते हैं? मेमोरी सेल। अच्छा, अब रैम में ना इस तरह के, मैंने आपको बताया, डिपेंड करते हैं जितने GB की वो रैम होगी ना, जितनी भी उसकी साइज़ होगा, उतने नंबर ऑफ बॉक्सेस उसके अंदर हों, ठीक है? और हमारा डाटा इन बॉक्सेस के अंदर जाकर स्टोर होगा, ठीक है? अब लेट्स सपोज मैंने डाटा स्टोर करना था 2, ठीक है? मैंने यहाँ पर लिख दिया 2, सही है? ये मेरा रैम के अंदर जाकर स्टोर हो गया। अब हम डाटा स्टोर करते क्यों हैं? वापस लेने के लिए भी, ऐसे ही है ना, फ्यूचर यूज़ के लिए। अब अगर मैंने डाटा तो भेज दिया है, लेकिन क्या मैंने इसकी वापसी का कोई सोचा है? नहीं, मैंने बस भेज दिया है, वापसी का कोई सिनेरियो नहीं बनाया, ठीक है? इसलिए मेमोरी में डाटा स्टोर करने के लिए ना 3 चीज़ें चाहिए होती। कितनी? 3 चीज़ें। मतलब ये जहाँ इस लोकेशन पे पड़ा हुआ है ना, यहाँ इस लोकेशन पे यहाँ पर इसको प्लेस करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती। एक इसका होता है मेमोरी एड्रेस। क्या होता है? मेमोरी एड्रेस। ये कैसा होता है? नंबर और कैरेक्टर्स का मजमूआ होता है, ठीक है? कोई ना कोई इसका मेमोरी एड्रेस होता है जिस पे ये ब्लॉक लाया करते हैं रैम में, सही है? फिर एक इसमें होता है नेम। क्या होता है? नेम। अब सोचो नेम हमने क्यों देना है? मेमोरी एड्रेस तो किसने लोकेट करना है? इसको देना है मेमोरी ने, सही है? नेम हमने देना है। हमने क्यों देना है? ताकि हम इस नेम से इसको फ्यूचर में यूज़ कर सकें। सोचो एक स्टोर है, उसमें बहुत सारे बॉक्सेस पड़े हैं, सही है? मैं आपसे कहूँ ऐसा बॉक्स ले गया हो जिसके अंदर डायमंड पड़ा हो, आप क्या करोगे? मतलब उसमें 1000 बॉक्सेस पड़े होंगे। मैं आपसे कहूँ एक बॉक्स के अंदर डायमंड पड़ा है, मुझे ला के दो। अब उस बॉक्स की कोई आपके पास
पहचान ही नहीं है, आप केले केले को ढूंढोगे, ऐसे ही है ना, बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे ही इसके वर्सेस अगर उस डिब्बे का मैं आपको नाम दूँ कि उस डिब्बे का नाम डायमंड है, उस पर जाके मुझे चीज़ें ला के दो, उसमें जो भी पड़ा है, ऐसे है कि नहीं, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे ना। इसी तरह सेम सिनेरियो रैम में चलता है, ठीक है। रैम में मैंने डाटा भेजा है ना, अब रैम में तो बहुत सारे बॉक्सेस हैं, ऐसे है कि नहीं, बहुत सारे हैं। अब मेरा डाटा एक बॉक्स में जाके स्टोर हुआ है, मैंने स्टोर किया है इसलिए ताकि इसको वापस एक्सेस करूं, वापस से एक्सेस करने के लिए मैं इसको नाम दूंगा, क्या दूंगा, नाम, सही है, ताकि मैं इसको रैम के सारे बॉक्सेस में से यूनिकली आइडेंटिफाई करके निकाल सकूं। समझ आ गई? अच्छा, एक और चीज़, क्या रैम में एक ही नाम से एक और डिब्बा हो सकता है? मतलब 2 डिब्बे एक नाम से हो सकते हैं? नहीं हो सकते। समझ आ गई? मिसमैच होगा, ठीक है, ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा आप कौन से वाला चाहते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ इसमें कहलाती है वैल्यू। क्या कहलाती है? वैल्यू। ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं रैम में डाटा स्टोर करने के लिए, नेम, वैल्यू, मेमोरी एड्रेस तो ये खुद ही दे देगा। समझ आ गई? अरे हाँ, नेम और वैल्यू देंगे, नेम और वैल्यू देंगे, मेमोरी एड्रेस तो उसने खुद ही दे। सही है? ऐसा क्यों है, ये नेम क्यों है और मेमोरी एड्रेस 2 क्यों है, ये भी क्वेश्चन आता है माइंड। अब सोचो अगर हम सारे नाम से ना CNIC से सारे कंसीडर होते, फिर क्या होना, 3 3 4 4 5 5 ऐसे नाम होने थे, ऐसे ही ना, मतलब अपने CNI से हम अगर पहचाने जाते तो हमें तो नाम ही भूल जाना, ऐसे ही कि नहीं। इस वजह से नेम्स का कंसेप्ट है, नेम से हम इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। सेम काम है यहाँ पर भी। समझ आ गई? अब हम देखते हैं सर, हाँ, अकेले नेम देने से नहीं हो जाएगा, वैल्यू हम ना दें, नहीं, ठीक है। वैल्यू जो है ना, वैल्यू समझो ये बॉक्स है ना, ये बॉक्स है, ठीक है, वैल्यू इसके अंदर स्टोर होनी है, ठीक है। नेम जो है वो इसके ऊपर टैग लग जाना है, ठीक है, इस बॉक्स के ऊपर एक टैग लग जाना है, उस टैग से मैं इसको पहचानूँ। समझ आ गई? अच्छा, अब हम देखते हैं ये रैम में डाटा स्टोर करना कैसे है। VS कोड में आओ। अब मैंने आपको बताया ये जो रैम में डाटा स्टोर करना है ना, ये कोई आम पर्सन नहीं कर सकता, मतलब कोई नाड़ी बंदा नहीं कर सकता, ये हम जैसे डेवलपर्स ही कर सकते हैं, ठीक है। हमें पता होता है कि रैम में कैसे डाटा स्टोर करना है, ठीक है। अब हमारे केस में हमें क्यों पता होता है, हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखना सीखते हैं ना, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब एग्जीक्यूट कहाँ पे होती हैं, रैम। सही है? समझ आ गई? अच्छा, एक और चीज़, लेट्स सपोज इस रैम के अंदर है टोटल कितने थे, 32 बॉक्सेस, या सोचो 8 GB की रैम, उसमें 8000 बॉक्सेस हम ले लेते हैं। सही है? 8000 बॉक्सेस हैं, उसमें से 1000 फिल हैं, ठीक है, 1000 फिल हैं, उसके बाद बाकी सारे खाली। इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि आपका डाटा 1001 पे जाके स्टोर होगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें जो डाटा है ना रैंडमली जाता है, रैंडमली कहीं पर भी जाके स्टोर हो। सोचो ये रैम है ना, इसमें इतने बॉक्सेस फिल थे, सही है, इतने बॉक्सेस ये वाले फिल थे, यहाँ से खाली थे सारे, ठीक है। इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि ये यहाँ पर ही जाके स्टोर हो, ठीक है, ये यहाँ पर भी जाके स्टोर होता है, जहाँ पर इसको जगह मिलनी इसने वहाँ पर जाके स्टोर हो, अपनी मर्जी, कोई इसका सीक्वेंस नहीं होता। इस वजह से इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें रैंडमली डाटा जाके स्टोर होता है, ठीक है, कोई सीक्वेंस नहीं होता। ऐसे ही समझ आ गई। अब हम देखते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू रैम में डाटा स्टोर करना कैसे। अब हम जावास्क्रिप्ट हमसे कहती है कि आपने अगर रैम में डाटा स्टोर करना है ना, तो पहले आपने लगाना है VAR। VAR स्टैंड फॉर वेरिएबल। क्या? वेरिएबल। मैंने आपको बताया ना, मेमोरी सेल के अंदर डाटा स्टोर होना है वेरिएबल्स की शेप में। किसमें? वेरिएबल्स की शेप में, ठीक है। अब VAR आप अगर जावास्क्रिप्ट की फाइल में VAR लिखते हो ना, तो जावास्क्रिप्ट अंडरस्टैंड करेगा, जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर, कि मैंने इसको रैम के अंदर स्टोर करना है, ठीक है, समझ आ गई। VAR से जावास्क्रिप्ट अंडरस्टैंड करेगी कि इसको मैंने रैम के अंदर स्टोर करना है, ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ VAR 20, यार रैम में स्टोर तो हो जाएगा, ठीक है, 20 जाके स्टोर हो जाएगा, लेकिन मैंने स्टोर करना क्यों था? वापस लेने के लिए, ऐसे ही है ना। अब मैं क्या वापस ले सकता हूँ? मैंने तो उसको कोई
नाम ही नहीं दिया, ऐसे ही है ना। इसने हमसे कहा जावास्क्रिप्ट ने कि आप साथ वेरिएबल का नेम भी देंगे। मैं कह देता हूँ num1, सही है, नंबर 1, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर var का तो मुझे पता चल गया कि जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है रिजर्व्ड कीवर्ड, जिसने बताना है कि ये डाटा रैम में स्टोर करना है, ठीक है। लेकिन num1 और 20 मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें से वैल्यू क्या है, इसमें से नाम का क्या है, ऐसे ही है ना। इसके पीछे वो कहते हैं कि आपने दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपने साथ में लगाना है इनके दरमियान इक्वल, ठीक है। इसको इक्वल नहीं, ये मैथ वाला इक्वल टू नहीं है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर, समझ आ गई। ये असाइनमेंट ऑपरेटर डिसाइड करेगा, मैंने आपको बताया ना रैम में बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, इस तरह के। अब ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर होगा ना, ये बताएगा कि इक्वल टू के राइट साइड वाली वैल्यू मैंने बॉक्स के अंदर भेजनी है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाली वैल्यू मैंने इसके ऊपर टैग करनी है, समझ आ गई। ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, ये बताएगा कि मैंने राइट साइड वाली वैल्यू अंदर भेजनी है, लेफ्ट साइड वाली ऊपर टैग करनी है, समझ आ गई। num1 ऊपर टैग होगा, 20 अंदर जाए, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब ये रैम में स्टोर हो गया है 20, सही है। अब इसको वापस लाना है, ठीक है, तो मैं कैसे लूँगा? इसके नाम से पुकारूंगा ना इसको। अच्छा, अगर मैं आपको सोचो 1000 बॉक्सेस हैं, मैं आपको कहता हूँ डायमंड वाला बॉक्स लेके आओ जिसका नाम जुहेब है, आप मुझे बॉक्स तो नहीं ना ला के देंगे, उसके अंदर जो पड़ा है वो ला के देंगे, ऐसे है कि नहीं, डायमंड ला के देंगे। सेम चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पर मैं console.log लिखता हूँ, ठीक है। इसकी पैरेंथेसिस में आप जो भी चीज़ लिखो ना, ये उसको प्रिंट करता है, इस तरह भी आप याद रख सकते हो इसको, ठीक है। अब मैं इसके अंदर वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ, सही है। अब वेरिएबल का नाम मैटर नहीं करता, ठीक है। वेरिएबल के अंदर की जो वैल्यू है ना, वो मैटर करती है। जब भी वेरिएबल का नाम पुकारोगे ना, उसके अंदर की एक्चुअल वैल्यू आएगी, समझ आ गई, उसके अंदर की वैल्यू आएगी। अब मैंने ये लिखा है ना एक इंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको कल बताई थी, इसको याद कर लें। इसके अंदर मैंने वेरिएबल का नाम लिख दिया, ठीक है। अब हम इसको चलाते हैं थ्रू मैं टर्मिनल के थ्रू ही ज़्यादा चलूँगा, क्योंकि वो एक न्यू फाइल बनाना, ब्राउज़र में चलाना, इंस्पेक्ट करना थोड़ा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो मैं टर्मिनल नहीं, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर इसको चलाना है तो क्या करेंगे, नोड आगे script.js। अच्छा, बजाय इसके कि आप बार बार दोबारा टाइप करें, आप ये एरो अप दबाएंगे ना, तो ये लास्ट कमांड जो लिखी होगी ना उसको ला देंगे। अगर इससे भी पीछे जाना फिर दूसरी बार एरो दबाएं, ठीक है, उससे पहले जो लिखी होगी वो ला देगा, ठीक है। क्या लिखेंगे दोबारा लिखेंगे? एरो अप या एरो डाउन दबाओगे ना, तो ये आपको पहली वाली कमांड बता देगा कि आपने इससे पहले कौन सी लिखी थी, ठीक है। एरो अप किया, वो बता रहा है कि ये कमांड आपने पहले लिखी थी, ठीक है। ये लिख के आप एंटर करोगे ना, तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, 20। मैंने वेरिएबल के अंदर क्या रखा था, 20, सही है। समझ आ गई इसकी। जब भी नेम पुकारेंगे उसकी वैल्यू आएगी जी। अगर हम पूरा एक वो लिखेंगे, इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, नोड लिखने से script.js, वो सारी रन हो, ठीक है, एक एक नहीं रन होगी, सारा रन हो, सही है। मेरी पुरानी वाली आ रही है कमांड। क्या ये नहीं, पुरानी क्या आ रही है? पुरानी वाली आ रही है, न्यू वाली नहीं। सेव तो करो उसको, सेव नहीं ना किया। सेव कंट्रोल ऐसे कर। हाँ, शाबाश, अभी तक यही नहीं पता चला। अच्छा, इतना समझ आ गया वेरिएबल्स का कंसेप्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं वेरिएबल्स तक, ठीक है। इसकी आप अंडरस्टैंडिंग नए, और कल से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ीद कुछ ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर, उसको पढ़ना हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जज़ाकल्लाह।